तो सुपर हीरो मूवीज आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। हमने एमसीयू का स्पाइडरमैन देखा, एंड्रयू गारफील्ड का इंटेंस वर्जन देखा और यहाँ तक कि माइल्स मोरालिस का कलरफुल वर्ल्ड भी देखा। लेकिन मेरे लिए एक स्पाइडरमैन हमेशा सबसे अलग और सबसे खास रहेगा। हाँ, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। और आज मैं बताने वाला हूँ क्यों। तो बात है 2007 की, जब मैंने पहली बार टेलीविजन पे स्पाइडरमैन को देखा। और वो कोई और नहीं, स्पाइडरमैन 1 मूवी थी। और ट्रस्ट मी गाइज, उस मूवी को देखने के बाद मैं उसे देखता ही रह गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिरकार ये चीज क्या है। और उस दिन के बाद से इतिहास आज तक गवाह है कि मेरा बचपन पूरा का पूरा स्पाइडरमैन के साथ ही गुजरा है। बचपन में मैं जहाँ भी जाता मुझे वहाँ पर स्पाइडरमैन से रिलेटेड चीज तो चाहिए ही होती थी। इसीलिए स्पाइडरमैन के टॉयज से लेके स्पाइडरमैन की चप्पल तक मेरे पास सब कुछ स्पाइडरमैन का ही था। तो आप लोगों से ये बात शेयर करने का मेरा ये मतलब है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ही वो स्पाइडरमैन था जिसे मैंने फर्स्ट टाइम टेलीविजन पर देखा था। और शायद इसके पीछे रीजन भी टोबी मैगवायर था कि मुझे स्पाइडरमैन उस समय इतना पसंद आया। और बचपन में तो मुझे स्पाइडरमैन की मूवीज में एक्शन देखने का ज्यादा मजा आता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तब रियलाइज हुआ कि स्पाइडरमैन सब कुछ स्पाइडरमैन के बारे में नहीं है। वेट समझाता हूँ। मैं यहाँ पीटर पार्कर की बात कर रहा हूँ। स्पाइडरमैन बनने से पहले स्पाइडरमैन अपनी पर्सनल लाइफ में पीटर पार्कर है। तो टोबी मैगवायर का पीटर पार्कर एकदम आम इंसान जैसा था। ना वो कूल था, ना चार्मिंग, ना पॉपुलर। वो ऑकवर्ड था, वो स्ट्रगल करता था, लाइफ उसके खिलाफ थी। और इसी वजह से हम सब उससे रिलेट कर पाए और आज भी करते हैं। उसके अंदर एक इनोसेंस थी जो आज के फास्ट पेस हीरोज में मिलती ही नहीं। और हम इस मूवी के टर्निंग पॉइंट को कैसे भूल सकते हैं, अंकल बेन की वो लाइन, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक फिलॉसफी थी। इसी मूवी में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर पार्कर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अंकल बेन को याद करके रो रहा था। और अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मेरा इस ट्रिलॉजी में फेवरेट सीन कौन सा है, तो ना ही मैं उस ट्रेन फाइट सीन को चुनूंगा, ना ही वेनम वाले सीन को। इनफैक्ट मैं किसी भी फाइटिंग सीन को सिलेक्ट नहीं करूंगा। मैं सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ इस सीन को। पूरी ट्रिलॉजी में अगर मेरा मोस्ट फेवरेट सीन कोई है तो वो यही है। यही वो सीन है जहाँ पर पीटर को रियलाइज होता है कि उसकी एक गलती की वजह से अंकल बेन की डेथ हुई। वो रोते हुए अंकल बेन को याद करता है और जितना उसे अंकल बेन की मौत का दुख था, उससे कहीं ज्यादा उसे दुख था कि उसने कैसे अंकल बेन को ट्रीट किया उनकी आखिरी मुलाकात में, जिसका उसे सॉरी कहने का भी चांस नहीं मिला। अक्सर हम भी अपने पेरेंट्स को बुरा भला सुनाकर बाद में रिग्रेट करते हैं। रिलेटेबल, राइट? अब भगवान ना करे ये किसी के साथ हो, लेकिन एक ऐसी ही मुलाकात अगर आखिरी मुलाकात बन जाए तो इमेजिन करो कि एक आदमी पूरी उम्र अपने दिल पे कितना बोझ लेकर घूमेगा। सेम यही सिचुएशन थी पीटर की, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अब समझ पा रहे होगे। दैट्स वाई ये मूवी का सबसे इम्पैक्टफुल सीन है, जिसने एक नॉर्मल लड़की की ट्रेजेडी से लेकर एक हीरो के जन्म तक का सफर हमें दिखाया। रायमी ने इतना रॉ और इमोशनल दिखाया इस ट्रियोलॉजी को कि आज भी वो कहानी हमारे दिलों में जिंदा है। अब अगर हम बात हीरो की कर रहे हैं तो विलन्स को कैसे बोल सकते हैं। और अगर तुमने नोटिस किया होगा तो सैम रायमी के विलन्स सिर्फ बैड गाइज नहीं थे। नॉर्मन ऑसबॉर्न, एक फादर जो अपनी एम्बिशन का शिकार बना। डॉक्टर ऑक्टेवियस, एक साइंटिस्ट जो अपनी ही क्रिएशन में खो गया। सैंडमैन, एक आदमी जो सिर्फ अपनी बेटी के लिए लड़ रहा था। एक एडी ब्रॉक ही मुझे ऐसा बंदा लगता था जो पीटर से सिर्फ हेट के कारण विलन बना। उसके अलावा हर विलन के पीछे एक ट्रेजेडी थी और इसीलिए उनकी लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी लगती थी। और हम ये कैसे भूल गए यार, पीटर पार्कर की लाइफ कितनी फक्ड अप थी। पीटर पार्कर की जिंदगी हमेशा एक बैलेंस पे चलती थी। वो अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करता था दूसरों की हेल्प करने के लिए। उसका मैरी जेन के साथ रिलेशनशिप भी अप्स एंड डाउन में चलता रहता था। और हैरी ऑसबॉर्न के साथ उसकी दोस्ती और दुश्मनी का सफर हम कैसे भूल सकते हैं। वो कांस्टेंट दर्द जो उसे हमेशा याद दिलाता था कि हीरो बनना सिर्फ पावर का गेम नहीं है, यहाँ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं। मूवी के अंदर ही क्यों, मैं मूवी के बाहर भी बात करना चाहूंगा। सैम रायमी का डायरेक्शन स्टाइल, वो एक मैजिक था। उनकी हॉरर रूट्स ने स्पाइडरमैन के एक्शन को इंटेंस और ग्रिपिंग बना दिया। याद है वो ट्रांसफॉर्मेशन सीन जहाँ पर पीटर स्पाइडरमैन में ट्रांसफॉर्म होता है? तुम नोटिस करोगे वहाँ पर बेयरली से स्कल इफेक्ट्स। और अगर तुमने सैम रायमी की डायरेक्टेड मूवीज देखी है तो तुम इजीली जान जाओगे कि ये मूवी भी सैम रायमी ने ही डायरेक्ट की है, क्योंकि ये कुछ ट्रेडमार्क शॉट्स थे सैम रायमी के। एंड डोंट फॉरगेट द स्पाइडरमैन
2 का ट्रेन फाइट वाला सीन, जो कि सुपर हीरो हिस्ट्री का टॉप का सीन माना जाता है। एंड मूवी का सबसे मेन पॉइंट हम कैसे भूल सकते हैं, डैनी एल्फमैन का आइकॉनिक स्कोर। मैन, क्या आइकॉनिक म्यूजिक दिया है डैनी एल्फमैन ने स्पाइडरमैन को। कसम से इस बैकग्राउंड म्यूजिक की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि इस स्पाइडरमैन को पसंद करने के पीछे डैनी एल्फमैन के स्कोर का 70 से 80% हाथ है। इतना मायने रखता है ये बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे लिए। मैं आज भी इस म्यूजिक को सुनता हूँ और ये मुझे आज भी वैसे ही गूज़बम्प देता है जैसे 10 साल पहले दिया करता था। और मूवी की तो हम बात ही क्या करें, फिर चाहे वो स्पाइडरमैन का एक एक स्विंगिंग सीन ही क्यों ना हो, कोई इमोशनल सीन हो या फिर कोई फाइटिंग सीन ही क्यों ना हो, हर सीन में इस बैकग्राउंड म्यूजिक ने हमें अलग ही गूज़बम्प्स दिए हैं। एक इमोशनल सीन हो, सामने स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम हो और पीछे ये बैकग्राउंड म्यूजिक, इसे कहते हैं असली एब्सोल्यूट सिनेमा। इस ट्रियोलॉजी ने कॉमिक बुक के पन्नों को लाइव एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो सैम रैमी की स्पाइडरमैन ट्रियोलॉजी सिर्फ एक सुपर हीरो की कहानी नहीं है, ये एक ह्यूमन की कहानी है। एक लड़का जो हमेशा गिरता था लेकिन हर बार उठकर लड़ता भी था। और शायद इसी वजह से चाहे कितने भी न्यू स्पाइडरमैन क्यों ना आए, मेरे लिए टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हमेशा स्पेशल रहेगा। वो कहते हैं ना कि स्पाइडरमैन तो कोई भी बन सकता है लेकिन हर कोई पीटर पार्कर नहीं बन सकता। तो इसी बात पे तुम भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनो और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे इस चैनल पे और भी कई सारी अमेजिंग वीडियोस है सिर्फ तुम्हारे लिए, जाकर उन्हें भी चेकआउट करो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।